प्रोफेसर एस बी मजूमदार, कुलाधिपति सिम्बायोसिस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। मुझे लगता है कि जिनका इस उम्र में भी बहुत हमको प्रेरणादायी अभी मार्गदर्शन भी मिलता है, और जिन्होंने अपने बहुत अथक प्रयास से आज इस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ला करके खड़ा किया है। हमारे साथ उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जो आयोजित SIU और AIU का जो वार्षिक ये आपका सम्मेलन हो रहा है, और उसमें भी उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ज़्यादा अपनी चिंता व्यक्त की है। और ऐसे वक्त पर जब कोविड का समय है और तमाम चुनौतियों से हम सब लोग जूझ रहे हैं, ऐसे समय में इस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन निश्चित ही रूप में प्रशंसा के योग्य है। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल कुमार नासा, जो सदस्य सचिव हैं राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के, और डॉक्टर पंकज मित्तल, महासचिव भारतीय विश्वविद्यालय संघ, हमारे साथ विदेश से जो तमाम देशों से अतिथि जुड़े हैं, लेकिन विशेष करके सुश्री नीना अनरोल्ड जी, जो प्रमुख शिक्षा विशेषज्ञ हैं विश्व बैंक की, और श्री रेमन मकाऊ, जो अध्यक्ष हैं ओब्रिल ग्लोबल के, इनके सहित सभी जो विदेशों से 30 देशों से जुड़े अतिथि हैं, मैं उनका भी इस अवसर पर उनका अभिनंदन कर रहा हूं। हमारी इस विश्वविद्यालय सिम्बायोसिस की कुलपति डॉक्टर रजनी गुप्ते जी और प्रो चांसलर डॉक्टर विद्या जी, सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, निदेशक, संकाय और सभी शोध छात्र और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी शिक्षाविद भाई और बहनों, मैं इस अवसर पर आप सब का बहुत अभिनंदन कर रहा हूं। और शिक्षा का हमेशा कहा है, सा विद्या या विमुक्तये। शिक्षा वही है जो आपको समर्थ करती है और विषम परिस्थितियों में आपको मार्ग निकालती है, आगे बढ़ाती है, और मुक्त भाव को पैदा करके उस शिखर तक आपको लेकर के जाती है। वही शिक्षा है। और उसी शिक्षा ने आज इस भरे संकट में, जबकि पूरी दुनिया कोविड की महामारी के संकट से गुजर रही है, ऐसे वक्त पर मैं समझता हूं कि शिक्षा से जुड़े लोगों का और शिक्षाविदों का ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है जब वो लीडरशिप स्वतःस्फूर्त अपने हाथ पे लेते हैं। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि जब पूरी दुनिया में ये कोविड की महामारी आई और बहुत सारे विकसित देशों ने अपने को एक एक वर्ष पीछे कर दिया था, ऐसे वक्त में हिंदुस्तान में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में हमने इस भरी चुनौती का बखूबी तरीके से मुकाबला किया है और इस चुनौती को हमने अवसरों में तब्दील किया है। आपने देखा होगा कि ऐसा देश जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो, जिसकी आबादी 130 करोड़ से अधिक हो और जिसका वैभव शिक्षा का, जहां 1000 से अधिक विश्वविद्यालय हों और 45,000 50,000 डिग्री कॉलेज हों, जहां 15-16 लाख स्कूल हों, और जहां कई देशों की तो जितनी आबादी नहीं है उतनी अकेले 1 करोड़ 10 लाख से अधिक हमारे पास अध्यापक हों, और छात्रों की संख्या देखें तो 33 करोड़ की दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जिनकी तो 33 करोड़ कुल आबादी नहीं है। तो 33 करोड़ छात्र छात्राओं के इस व्यापक इस स्वरूप को एक साथ साधना और इस संकट के समय में रास्ता निकालना कोई सहज बात नहीं थी। मुझे इस बात की खुशी है कि सभी वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से, जिस तरीके से वर्तमान में कोविड काल में और भारत की शिक्षा और शिक्षा नीति जो वर्तमान में आई है, तीनों पर काफी ध्यान केंद्रित किया। लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हमने इस जो संकट का समय था उसका मुकाबला किया, और कोई सोच भी नहीं सकता कि 25 करोड़ छात्र छात्राओं को हम एक साथ ऑनलाइन पर लाए हों।
अभी हमारे वक्ताओं ने कहा है कि अब भविष्य नहीं है बल्कि वर्तमान है, डिजिटली युग और तकनीकी की बात तो सही है, हम सोच भी नहीं सकते जो काम इस समय हमने किया है हम शायद 25 साल बाद जाकर के उस काम को करते, और लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या हम स्कूलों जो घर हैं घर को ही स्कूलों में हम तब्दील कर दें और अध्यापक और अभिभावक का बेहतर समन्वय करके उस बच्चे की हम सुरक्षा करें। कोई सोच भी नहीं सकता था। हमने समय पर परीक्षा करवाई, हमने समय पर रिजल्ट घोषित किया, हमने एक वर्ष बर्बाद नहीं जाने दिया, और इसलिए पीछे के दिनों में पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा रही है कि हिंदुस्तान ने इस विषम परिस्थिति में अपने को खड़ा रखा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि यही वो काल 2020 का यदि पूरी दुनिया में कोरोना के नाम से जाना जाएगा तो ये पूरी दुनिया में हिंदुस्तान में आई नई शिक्षा नीति NEP 2020 के लिए भी जाना जाएगा, जब इसी कोरोना काल में हम ऐसी शिक्षा नीति को लेकर के आई हैं, जब क्योंकि ये शिक्षा पर चर्चा है, उच्च शिक्षा के उन्नयन पर चर्चा है। और मैंने कहा कि शिक्षा माने क्या, शिक्षा कोई अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान केवल शिक्षा नहीं हो सकता है, ये मनुष्य का सर्वांगीण विकास शिक्षा है। उसमें जो उसके अंदर समाहित है क्षमताएं, वो ज्ञान है, विज्ञान है, अनुसंधान है, नवाचार है, संस्कार है, आचार है, व्यवहार है, उसके जीवन मूल्य हैं। ये कोई एक भी यदि चीज उससे अछूती रहती है तो मनुष्य को हम सर्वांगीण शिक्षा का केंद्र नहीं बोल सकते हैं। और इसलिए ये जो नई शिक्षा नीति है इन विषम परिस्थितियों में हम लाए हैं, लेकिन भारत केंद्रित हमने इस शिक्षा नीति को कहा है। और जहां हमने ये कहा कि जो नई शिक्षा नीति है, जब अभी मजूमदार जी कह रहे थे विश्व बंधुत्व की बात कर रहे थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात कर रहे थे, वसुधैव कुटुम्बकम की बात कर रहे थे, और तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों की बात कर रहे थे, तो मैं कह सकता हूं बहुत बड़े गर्व के साथ कि हाँ, ये जो शिक्षा थी भारत की, वो सारे भारत की शिक्षा पूरे विश्व के लिए थी। आज उसको अंतरराष्ट्रीयकरण करने की जो बात हम कर रहे हैं, पहले से ही भारत की शिक्षा जो ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में, जीवन दर्शन में, जो आचार में, व्यवहार में, वो सभी प्रकार की शिक्षा वो पूरे विश्व के लिए, मानव के लिए थी। क्योंकि हमारा जो केंद्र वो मनुष्य था, व्यक्ति, क्योंकि हमने पूरी धरती को अपना परिवार माना है। हमने वसुधैव कुटुम्बकम अयम निजः परो वेति गणना लघु चित्तसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। यदि वसुधा को, पूरे संसार को हम अपना कुटुंब मानते हैं और उसके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस परिवार की सुख, समृद्धि और प्रगति की कामना करते हैं, तो जब परिवार एक होता है तो उसकी प्रगति के लिए पूरे लोग खपते हैं, जुटते हैं। वह हमारे देश का ये भाव रहा है। और इसीलिए तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। ये पूरी दुनिया का केंद्र रहा है। और यदि आप ज्ञान विज्ञान अनुसंधान में कहेंगे, पीछे के समय में कैम्ब्रिज ने एक अच्छा मेल भेज करके मुझे उनके शिक्षा के जो पब्लिकेशन के हेड हैं, उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया भारत की आभारी है जिन्होंने अंकगणित और बीजगणित को दिया है पूरी दुनिया को। तो मैं ये समझता हूँ न केवल भारत ने अंकगणित को दिया है, न केवल शून्य को दिया है, बल्कि यदि भास्कराचार्य का देखेंगे उस समय का वैभव, तो विज्ञान के शिखरता देखेंगे। यदि बौधायन को देखेंगे, सुश्रुत को देखेंगे, नागार्जुन को देखेंगे, यदि उस समय के वैज्ञानिकों को देखेंगे, तो जिस तरीके से उन्होंने समाज की संरचना की, ज्ञान में, विज्ञान में, अनुसंधान में, नवाचार में जो शिखरता को चुमा था, वो रास्ता था। अब उस रास्ते को ताकत के साथ खड़े करने का काम ये जो NEP है, ये NEP इसकी खूबसूरती ये है कि ये नेशनल भी है, ये इंटरनेशनल भी है, ये इम्पैक्टफुल भी है, ये इंटरैक्टिव भी है, ये इंक्लूसिव भी है, ये इनोवेटिव भी है। और यदि देखेंगे तो इसकी जो आधारशिला है वो इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेस की खूबसूरत आधारशिला पर खड़ी है। ये सामान्य नहीं है। इस बात की चिंता करने की इस नई शिक्षा नीति ने बखूबी प्रयास किया है।
कि हम केवल टैलेंट को ढूंढेंगे नहीं। एक आदमी बहुत प्रखर है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसको लाइन नहीं मिल रही है, तो उसकी प्रखरता वहीं रह जाएगी। इसलिए हम लोगों ने कहा है हम टैलेंट को ढूंढेंगे भी, टैलेंट के साथ उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट भी देंगे। अभी शिक्षा की जो स्तर की हम चर्चा कर रहे हैं, हमने कब चाहा कि वो इस उत्कृष्टता के, हमने वो कंटेंट कहाँ दिया अपने छात्र को? जब जब दिया है तो उसकी उत्कृष्टता बढ़ी है। हमने वो चीज ला करके शोध करके उसको दिया है, जो भी दिया है उसको लेकर के तो आगे बढ़ेगा। वो एक क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में होड़ लगी तो उसी क्षेत्र में बढ़ रहा है। यदि कभी थोड़ा सा एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र में, तो उसी में होड़ लग रही है। और इसलिए सर्वांगीण तरीके से ज्ञान में भी हो, विज्ञान में भी हो, तकनीकी में भी हो, वो विभिन्न क्षेत्रों में, वो सभी क्षेत्रों में वो बढ़े, इसकी चिंता ये करती है। इसलिए हम टैलेंट को ढूंढेंगे भी, उसका विकास भी करेंगे, उस टैलेंट को विस्तार भी देंगे, और उस टैलेंट के साथ उत्कृष्ट कोटि का कंटेंट देंगे, जोड़ेंगे, और उन दोनों के समन्वय से हम पेटेंट निकालेंगे। असली चीज वो है। क्या चीज नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, वो शोध और अनुसंधान के आगे उसको बढ़ाना चाहते हैं। और इसलिए अभी मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़े विमर्श के बाद आई। तमाम लोगों ने इस बात को कहा है, दुनिया के तमाम लोगों ने कहा है, शिक्षाविदों ने कहा है, और उत्कृष्ट कोटि के जितने भी हमारे विश्वविद्यालय, उन्होंने भी, काफी विश्वविद्यालयों ने इस बात को कहा है कि दुनिया का सबसे बड़े रिफॉर्म के साथ आई है। और निश्चित रूप में ये जो उत्कृष्ट कोटि के कंटेंट के साथ हम लोग को पेटेंट को निकालने की बात कर रहे हैं, शोध और अनुसंधान की बात कर रहे हैं, इसीलिए शोध और अनुसंधान की दिशा में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया है। 50,000 करोड़ 5 वर्ष में केवल शोध और अनुसंधान पर हम लोग लगाएंगे। और जहां इधर शोध और अनुसंधान में करेंगे, ऐसा नहीं कि आज हम शोध और अनुसंधान की दिशा में हिंदुस्तान पीछे है। हम दुनिया के शीर्ष 129 विश्वविद्यालयों के साथ हम शोध और अनुसंधान कर रहे हैं। हम स्ट्राइड के तहत पारस्परिक अनुसंधान कर रहे हैं, हम इम्प्रिंट के तहत कर रहे हैं, हम इम्प्रेस के तहत कर रहे हैं। हम शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे ये बात कहते हुए खुशी है कि जहां हमने स्टडी इन इंडिया पूरी दुनिया के लोगों को आमंत्रित करने के लिए आह्वान किया है, और बहुत तेजी से पूरी दुनिया के लोग हमारे पास, क्योंकि हमारे पास योग है, हमारे पास साहित्य है, संगीत है, कला है, हमारे पास योग, आयुर्वेद है, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो दुनिया को देने के लिए हैं। उन तमाम कम से कम 50 या 100 चीज ऐसी हैं, और जो समाज में बिखरी हुई चीजें हैं उनके समाधान की दिशा में शोध और अनुसंधान करके, उन नवाचार और तकनीकी का उपयोग करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम का भी गठन कर रहे हैं, ताकि अंतिम छोर के व्यक्ति को भी तकनीकी का लाभ मिल सके, और वो तकनीकी दृष्टि से उसको हम इतना समृद्ध कर सकें कि वो लोकल फॉर ग्लोबल तक जा सके, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जा सके। और इसलिए इस शिक्षा नीति के तहत हम विश्व की शीर्षतम 100 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत चुने हुए विश्वविद्यालयों को हिंदुस्तान की धरती पर आमंत्रित कर रहे हैं। हमने यहाँ से भी हमारे शीर्ष संस्थान पूरी दुनिया में जाएंगे, तो जहाँ हम पारस्परिक, जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा है, नासा जी ने कुछ बिंदुओं को कहा, पंकज ने काफी अच्छे तरीके से, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय विश्वविद्यालय संघ का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो अब वो नहीं होगा। हमने स्टे इन इंडिया किया इस समय, क्योंकि हिंदुस्तान से 8 लाख छात्र प्रतिवर्ष लगभग बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अभी उनको उत्कृष्ट कोटि का हम यहाँ पर देंगे, उनको वो शिक्षा यहाँ पर उपलब्ध होगी। और इसीलिए एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हम बना रहे हैं, ताकि कहीं भी पढ़ने वाला बच्चा कहीं से भी उसको निराश होना न पड़े। और जब चाहे बहुविषय की इस नई शिक्षा नीति के अंदर किसी भी विषय के साथ किसी भी विषय को वो ले सकता है, जो उसका मन है, उसके लिए पूरा मैदान खाली है, और वो कुछ भी विषयों को ले सकता है। और यदि वो 1 वर्ष में ही छोड़ने की परिस्थिति उसकी बन रही है, तो उसको निराश हताश होने की जरूरत नहीं। 1 वर्ष में भी उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, 2 वर्ष में छोड़ के जा रहा है तो उसको 2 वर्ष में डिप्लोमा का सामान मिल रहा है, 3 वर्ष में छोड़ेगा
तो उसको डिग्री मिलेगी। लेकिन यदि बीच में ही 1 वर्ष बाद या 2 वर्ष बाद उसको ये लगता है परिस्थितियां उसके अनुरूप हैं और उसको अपना करियर को, अपने भविष्य को और संवारना है, तो वो जहां से छोड़ करके गया था वहीं से वो उसको आगे बढ़ा सकता है। वो उसके लिए पूरी तरीके से छूट है। उस बैंक की चाबी उसके हाथ में होगी, जहां जब चाहे वो खोलेगा और वहां से चलना शुरू कर देगा। ये इसकी खूबसूरती है। और इसलिए NIRF जो टॉप 100, क्योंकि इस समय जिस तरीके से ऑनलाइन शिक्षा चाहे मजबूरी में ही आई, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा हमारी मजबूरी बनी और उसी ने आधार बनाया। जो मानसिक दबाव था उसको भी कम नहीं किया, बल्कि नई संभावनाओं को न केवल तलाशा बल्कि उसको लोगों के हाथों में सजोने का काम किया है। और इसलिए हमारे जो NIRF में टॉप 100 हमारे यूनिवर्सिटी हैं, उनको हम ऑनलाइन का दे रहे हैं। ऑनलाइन वो एजुकेशन दे सकते हैं। और जो विदेशी विश्वविद्यालय हैं वो इधर आए, यहाँ के विश्वविद्यालय उधर जाएं। हमने ज्ञान और ज्ञान प्लस में, ज्ञान में बाहर की फैकल्टी को हम इधर ला रहे हैं, जबकि ज्ञान प्लस में अब हमारी फैकल्टी भी दुनिया में जाएगी। अध्यापक शिक्षण, क्योंकि अध्यापक यदि समर्थ है तो उस छात्र को समर्थ करेगा ही करेगा। और इसलिए ये पहली जरूरत है कि हमारा जो शिक्षक समर्थ हो। और इसलिए जो शिक्षक प्रशिक्षण पर हमने इस NEP में विशेष करके ध्यान दिया है। और इसलिए ये जो रिफॉर्म के साथ आई है, हम निश्चित रूप में शिक्षा नीति के तहत जो अंतरराष्ट्रीय फलक पर शोध, अनुसंधान और नवाचार के रूप में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। हम इसमें रिफॉर्म भी करेंगे, हम परफॉर्म भी करेंगे और हम ट्रांसफॉर्म भी करेंगे। ये जो शिक्षा नीति है ये बहुत मजबूती के साथ आगे आती है। और इसकी खूबसूरती उसके भारतीय जीवन मूल्य भी हैं। हमारे चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हों और चाहे महर्षि अरविंद हों, चाहे विवेकानंद हों और चाहे गांधी जी हों, आज भी पूरी दुनिया को गांधी जी के सत्य, प्रेम और अहिंसा की जरूरत है। आज देश प्रगति तो कर रहे हैं, लेकिन पीछे के समय में जब यूनेस्को की DG से मेरी बातचीत हुई थी, तब उन्होंने यही कहा कि ये जो आदमी है, छात्रों में अनुशासनहीनता क्यों आ गई, ये एक दूसरे को सहज तरीके से स्वीकार करने को तैयार क्यों नहीं, बहुत सारी कमियां आई हैं। तो इसलिए क्योंकि हमने उसको मशीन जैसा बना दिया, हमने मानव नहीं बनाया। हमारी पहली जरूरत शर्त है हिंदुस्तान की इस नई शिक्षा नीति की कि नई दुनिया के लोगों में, दुनिया पहला व्यक्ति मानव हो, मनुष्य हो, पहले उसको मनुष्य बनाना है। और इसलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि इस देश में एक अच्छा नागरिक तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन वैश्विक नागरिक भी चाहिए, विश्व को लीडरशिप देने वाला चाहिए, जिसमें करुणा हो, जिसमें संवेदना हो, जिसमें दूसरे के प्रति समर्पण का भाव हो, जिसमें प्रखरता हो, जिसमें ज्ञान भी हो, विज्ञान भी हो, अनुसंधान भी हो, नवाचार हो, संस्कार हो, आचार हो, व्यवहार हो। ये इस तरीके को व्यक्ति चाहिए हमको दुनिया के लिए। और इसलिए ये हमारी जो शिक्षा नीति है ऐसे समर्थ व्यक्ति को तैयार करती है। और इसीलिए भारत जो है ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति बनाने की इसमें क्षमता है। भारत वैसे भी विश्व गुरु रहा है और भारत ने हर दिशा में लीडरशिप ली है। और मुझे भरोसा है कि ये वैश्विक ज्ञान की महाशक्ति के रूप में निश्चित रूप में हम भविष्य में इस नई शिक्षा नीति के रूप में अपने देश को देख सकते हैं। और नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति इन दोनों के रूप में स्थापित करना है। और हमारा जो 21वीं सदी का है, 21वीं सदी की जरूरत के अनुसार, चाहे वो समग्रता है, चाहे लचीलापन है, बहुविषयक है, ये छात्रों में अद्वितीय क्षमताओं का विकास कैसे करना है, ये सब उसके अंदर आया हुआ है। ये जो नीति है ये अपडेट, अपग्रेड और अपस्किलिंग की जो हमारी सोच है उसको प्रकट कर रही है। और मुझे लगता है कि यदि आप इसको, आपने खूब अच्छे से देखा है कि इसमें चाहे मातृभाषा के रूप में ले हो, चाहे भाषाओं की विविधता के रूप में उसको स्वीकार करने की बात हो, जिस भी एंगल से आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा कि ये जो शिक्षा नीति है ये अपने आप में बहुत खूबसूरत है। पीछे के समय में
जब मेरी अभी कुछ दिन पहले यूनेस्को के महानिदेशक अभी आंड्रे अजोले से मुलाकात हुई थी ऐसे ही संवाद में, मीटिंग में, तो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के लिए न केवल बधाई दी बल्कि इसको विजन डॉक्यूमेंट बताया पूरी दुनिया के लिए और सराहना की इसकी। और उन्होंने ये भी कहा, मुझे खुशी है, उन्होंने कहा कि शिक्षा के पूरे वातावरण को बदलने में बहुत ही सक्षम है। और यूनेस्को की ओर से जहां उन्होंने हमको शुभकामनाएं दी, इस नीति को पूर्ण समर्थन दे करके, और पीछे के दिनों में उन्होंने कहा कि जो भारत ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया कोविड काल में, उन्होंने कहा आपके अनुभवों का लाभ हम पूरी दुनिया के लोगों को देना चाहेंगे। मुझे खुशी है कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसे समय में, जबकि कोविड का काल था और हमारे छात्रों ने शोध और अनुसंधान किए, जब देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को ये आह्वान किया कि ऐसे विषम परिस्थिति में वो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ का जो छात्र है वो आया था जब लोग अपने घरों में रहे होंगे कैद, उस समय वो अपनी प्रयोगशालाओं में रात और दिन खप रहा था। उसने मास्क बनाई, उसने वेंटिलेटर बनाए, उसने टेस्टिंग किट बनाई, उसने ड्रोन बनाए, और आज पूरी दुनिया में कम से कम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दर्जनों देशों तक इन चीजों को पहुंचाने में पूरी दुनिया की मानवता की मदद की है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सामर्थ्य है हिंदुस्तान की, ये हिंदुस्तान कई बार जब चर्चा होती है तो मैं ये समझता हूं कि हमको हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में दुनिया को देखना चाहिए। हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। किसी दुनिया के किसी देश में 2-4 विश्वविद्यालय वो 24 घंटे उसी के स्तर को बढ़ाते नजर आ रहे होंगे, लेकिन हम पूरी 130-35 करोड़ लोगों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जितने मेरे देश से शोधकर्ता निकल रहे हैं, जितने हम प्रतिदिन उच्च शिक्षा में उपाधियों को दे रहे हैं, तमाम कई दर्जनों देशों को सब मिलकर के उच्च शिक्षा को प्रदान नहीं कर रहे हैं। जितने हम पीएचडीज निकाल रहे हैं प्रति वर्ष, उतना तो दर्जनों देशों के लोग अपने पीएचडी नहीं निकालते हैं। इसलिए उस परिप्रेक्ष्य में देखना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान को। मुझे इस बात को भी खुशी है कि आप पीछे के समय में हमारे शैक्षणिक संस्थाओं ने काफी तेजी से अपनी प्रगति की है। जहां हम टाइम्स रैंकिंग में काफी अच्छे आए हैं, हम क्यूएस रैंकिंग में अपना स्थान बनाया, और पीछे के समय में तो 40,000 दुनिया के विश्वविद्यालयों में विषय के अंदर 100 के अंदर हमारे 12 संस्थाओं ने अपना स्थान अर्जित किया है। और यदि ये मानकों को, ये जो वैश्विक दृष्टि से जो बाहर के फैकल्टी के मानक को हटा दें, क्योंकि बाहर जो हमारे छात्र हैं वही प्रोफेसर हैं, यदि वो वहां पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, प्रोफेसर हैं, तो फिर यदि वो हिंदुस्तान में आकर के पढ़ा रहे हैं तो वो तो विदेशी फैकल्टी है, उसको आप विदेशी फैकल्टी क्यों नहीं मानते हैं? तो जिस दिन मूल्यांकन की दिशा में ये भी होना शुरू हो गया, उस दिन देखिए कि क्या आमूलचूल परिवर्तन होगा। और क्योंकि ये इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश में इस तरीके की चुनौतियों का मुकाबला करके उन चुनौतियों को अवसरों में तब्दील करने की जो यहाँ पर इस बीच जो हिंदुस्तान ने किया है, दिखाया है, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आप इस दिशा में बहुत आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। और आपकी जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा है, मजूमदार साहब ने, कि निश्चित रूप में मैंने सिम्बायोसिस को भी देखा है। और आपने एक अंतरराष्ट्रीय अपने घर से दूर अपने घर में, अपने ही घर में, अपने घर से दूर अपने ही घर में शिक्षा ग्रहण करने का एक अच्छा सूत्र दिया है। और आपका परिवेश बहुत अच्छा है, और हम तो आपसे प्रेरित होते हैं। इस आयु में भी आप शिक्षा के लिए किस सीमा तक आप समर्पित हैं, हमको खुशी होती है। और विद्या तो 24 घंटे आपके सानिध्य में रहती हैं, हमारे कुलपति भी रहते हैं, तो इनको भी आपकी प्रेरणा मिलती होगी। लेकिन जो दुनिया के तमाम देशों के लोग आज हमसे जुड़े हैं, उनको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम सब मिल करके, क्योंकि ये शिक्षा न केवल एक देश की शिक्षा है, ये शिक्षा केवल एक क्षेत्र की नहीं है,
इसके कोई सीमाएं नहीं है। ये एक मानव बनाने का महान प्रयास है। जब हम अपने पूरी ताकत के साथ अपनी पीढ़ी को मानवता के आधार पर उसको अच्छा बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए और पूरी दुनिया को एक अच्छा परिवार बनाने के लिए, पूरी दुनिया को एक अच्छा सुसंस्कारित पूरी दुनिया बनाने के लिए, एक सुंदर दुनिया बनाने के लिए यह हमारी यात्रा है जो ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार से होकर के गुजरती है, लेकिन जिसकी आधारशिला जीवन मूल्य होते हैं, आचार व्यवहार और संस्कार होते हैं। उसके आधारशिला पर निश्चित रूप में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बात पे मैं आप सबको इस खूबसूरत कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूं और अनीता जी आपको धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।